हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के नाम में ही सब कुछ छुपा है। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आप कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस करोगे जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल सके, उसी को हम क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? ऐसी टेक्निक्स हम यूज करने वाले हैं जो जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंजाइम्स का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म से आप लोग उसको आइसोलेट करो, फिर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओगे जो कि यूजफुल होगा ह्यूमंस के लिए। ठीक है। जैसे हमने पुराने चैप्टर में देखा था माइक्रोबियल ह्यूमन वेलफेयर में, जब वहाँ पे कर्ड बनवाई थी, ब्रेड, वाइन, ये सारी चीजें किससे बनी थी? ये सारी किस चीज की वजह से बनी थी? माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस की वजह से। यानी वहाँ पे भी तो मैंने क्या यूज किया? लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैंने यूज किया। ठीक है। जिसकी वजह से मैंने कुछ ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनवाए जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। हाउ इट इज यूज्ड रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे, मतलब कि अब हम इसे रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आ गए हैं। अब इसका मतलब क्या है? मॉडिफाई का मतलब हमने कुछ ना कुछ चेंज कर दिया किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना? इसी को हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर एग्जांपल मानो ये एक सेल है, इसके अंदर मैंने एक जीन निकाल दिया। ठीक है। और उस जीन की जगह मैंने दूसरा जीन मैंने इंसर्ट कर दिया। तो यानी कि मैंने क्या किया? उसकी जेनेटिकली, यानी कि मैंने उसकी जीन लेवल पे मैंने क्या किया? कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर दिया। ऐसे लोगों को बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से ऐसी ऐसी चीजें बनवाते हैं जो कि यूजफुल होगा और उसको काफी लार्ज स्केल पे बनवा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास काफी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बायोटेक के अंदर आती है। एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब सोच के देखो, आपके पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है? हमारे पास यहाँ से हमने स्पर्म लिया, यहाँ से हमने क्या किया? बेसिकली हमने क्या किया? यहाँ से स्पर्म लिया, यहाँ से मैंने ओवम लिया। ठीक है। फिर हम दोनों को मिलवा के जाइगोट बनवा रहे हैं बाहर ही। तो ये तो मैं लग रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, फिर कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो वो भी तो इन विट्रो हुआ ना। सो जैसे कि टेस्टिंग प्रोग्राम हो गया। ठीक है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? हम किसी भी जीन को बनवा सकते हैं। ठीक है। डीएनए वैक्सीन वगैरह बनवा सकते हैं, है ना? इसके अलावा जैसे मानो कोई बॉडी में कोई जीन खराब हो गया है तो उसको भी ठीक करवा सकते हैं। तो ये सब किसका रिजल्ट है? बायोटेक्नोलॉजी का रिजल्ट ही है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक एएफटी होता है, एएफटी आता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि में डेफिनेशन देते हैं। वो बोलते हैं कि क्यों ना हम दोनों ही व्यू को कंसीडर करें, पुराने वाले व्यू को भी कंसीडर करते हैं और जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का व्यू है उसको भी हम दोनों को मानते चलेंगे। ठीक है। सो इन्होंने क्या कहा? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, यानी जो पहले से जो साइंस चली आई उसको मिलाप करवा दिया हमने, किससे? ऑर्गेनिज्म से, उसकी सेल से या उसके मॉलिक्यूलर एनालॉग से। मॉलिक्यूलर एनालॉग मतलब डीएनए से, आरएनए से, प्रोटीन से, फैट से, विटामिन से, किसी भी चीज से। यानी कि हमने क्या किया? नेचुरल साइंस को यूज किया। ठीक है। ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी सेल के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूलर एनालॉग के अंदर। क्यों? ताकि मुझे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल सके, कुछ ना कुछ हम सर्विसेज ऐसी बनवा सके जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छी हो। क्लियर? इसके बाद हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमारा बेसिकली सिद्धांत क्या है? बायोटेक्नोलॉजी किस चीज पे काम कर रही है? तो नंबर आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक का मतलब भी समझ में आ गया, हम इंजीनियर बन गए हैं जेनेटिक लेवल पे जाके। यानी मैंने किसी का डीएनए ही मैंने चेंज कर दिया, किसी का मैंने जेनेटिक मटेरियल का ही मैंने क्या कर दिया? केमिस्ट्री मैंने चेंज कर दी। ठीक है। ऑल्टर मतलब क्या कर दिया? आप लोगों ने चेंज कर दिया। तो ये क्या हुआ आपके पास? जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ। ठीक है। जैसे कि हमारे पास इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? सुनो, हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ ऐसा जीन हमने मान लो ऑल्टर कर दिया, लाइक ऑर्गेनिज्म है, इसका मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिज्म था, इसका मैंने जीन यहाँ से निकाल दिया जो कि खराब था। ठीक है। सो अब इसका जो फिनोटाइप है वो भी तो चेंज हो जाएगा। पहले इंसान ठीक नहीं था, इसको बीमारी थी, अब मैंने वो जीन ही निकाल दिया जो कि इसको बीमार करता था। तो इससे क्या होगा? हमारे पास चेंजेस भी तो होंगे फिनोटाइप के अंदर। सो इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है? जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ चेंजेस करने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? उसकी फिजिकल अपीयरेंस यानी फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। मतलब अब जो आपने जो जीन किसी के अंदर डलवा दिया, ठीक है। सो अब हम उसकी मेंटेनेंस कैसे करवाएंगे? तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उसके आसपास कोई कंटामिनेशन ना हो जाए। ठीक है। हमने क्या किया? होस्ट के अंदर डलवा भी दी चीजें, अब हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यू बनती रहे, बीच में कोई भी रुकावट ना आए। तो उसके लिए हम स्टेराइल कंडीशन का ध्यान रखेंगे, कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट हमें वहां पे बनाना पड़ेगा। ठीक है। ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब की ग्रोथ हो सके, बाकी किसी की ग्रोथ ना हो सके। ठीक है। जैसे कि मानो आपके पास अनडिजायर्ड, आप नहीं चाहते कि वो चीजें वहां पे ग्रो कर जाए। ठीक है। एग्जांपल जैसे कि आप एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स, इन सबको बनाने के लिए आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करवाते हो ताकि सिर्फ और सिर्फ आपको डिजायर्ड माइक्रोब की ग्रोथ मिले, अनडिजायर्ड माइक्रोब की ग्रोथ ना मिले। ठीक है। तो अब देखते हैं कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से प्रिंसिपल जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का है वो हमारे पास काम कर रहा है। ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इतनी तो नॉलेज है कि एडवांटेजेस क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है वेरिएशंस की, क्योंकि यहाँ पे गेमेट्स की मिक्सिंग हो रही है तो वेरिएशंस तो काफी सारी होंगी, जिसकी वजह से एक अलग ही कॉम्बिनेशन बन के आता है जेनेटिक सेटअप का। ठीक है। अब ये उस ऑर्गेनिज्म के लिए भी यूजफुल होगा और पॉपुलेशन के लिए भी यूजफुल होगा। ठीक है। जबकि मैं एसेक्सुअल की बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक ही पेरेंट है, जिसकी वजह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रिजर्व रहेगी, वहां पे कोई चेंजेस नहीं आने वाले। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन परमिट करता है। सो फायदा किसके अंदर हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो सब चीजों को जानते थे कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही जो कि वेरिएशन शो करे, एसेक्सुअल वाला तो नहीं करेगा। तो पहले के जमाने में भी हमारे पास ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन करवाते थे कुछ प्लांट्स के अंदर। ठीक है। एनिमल्स ब्रीडिंग के अंदर वो क्या कहते थे कि भाई हमें देखो डिजायर्ड ग्रोथ तो मिल गई किसी भी जो माइक्रोब वगैरह जिसको भी चाहते थे, बट उसके साथ साथ हमें अनडिजायर्ड चीजें भी मिली। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन से हमें साथ साथ में क्या मिलता था? अनडिजायरेबल जीन भी मिलता था। मानो उन्होंने क्या किया? मानो एक यहाँ पे काऊ है, दूसरी यहाँ पे काऊ है, ये काऊ अच्छा सा मिल्क देती है। ठीक है। ये वाली काऊ बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, मतलब कि इसको कोई बीमारी नहीं होती। ठीक है। तो हमारे एंसेस्टर ने दोनों की जीन्स को मिक्स करवा दिया। तो अब जो हाइब्रिड बनेगा उसके अंदर ये वाली क्वालिटी भी होगी, ये वाली होगी, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ अनडिजायरेबल चीजें जो हमें पसंद नहीं थी दोनों काउस की वो भी इसके अंदर आ गई। तो पहले के जमाने में दिक्कतें ज्यादा होती थी, इसलिए अब हम क्या करेंगे? हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ मुझे डिजायरेबल जीन की ही ग्रोथ मिले। ठीक है। तो टेक्निक आई हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जिसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। ठीक है। कैसे करेंगे? जीन क्लोनिंग करेंगे, फिर जीन ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं किसी भी जीन को, फिर हम चाहेंगे उसको भाई इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल जीन मिले, बिना किसी अनडिजायरेबल जीन के। ठीक है। मैं तो चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को मिल्क अच्छा मिले और वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी हो। ठीक है। उस काऊ के अंदर, बट बाकी चीजें मेरे को नहीं चाहिए, तो वो कौन हमें करवा के देगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी कंप्लीट करवा के देगी। ठीक है। अब आगे देखो, अब देखते हैं डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए व्हिच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। अब हम देख रहे हैं फेट क्या होगा जो हमने जो डीएनए डाला है किसी के ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है। अब वो देखो, ये एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से मैंने एक यहाँ पे जीन डलवा दिया इसके अंदर। अब ये वाला जीन है वो तो इसके लिए फॉरेन डीएनए हुआ ना, है ना, एलियन डीएनए हुआ ना, क्योंकि इसकी बॉडी का थोड़ी ना है। तो अब सुनो, पहला केस क्या कहता है? ये फॉरेन डीएनए में जैसे डलवाया तो सबसे पहले उसको होस्ट की सेल के अंदर आपने डलवा दिया। ठीक है। तभी ही वो जाके अपने पास वहां पे रेप्लिकेशन शो करेगा। मतलब कि जब तक आप उसको उसके डीएनए के अंदर नहीं डलवाओगे उस फॉरेन डीएनए को, यानी कि जब तक उसके क्रोमोसोम में आपने उसको ऐड नहीं करवाया तब तक आपके पास रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगी। सो हमारे डीएनए जो फॉरेन डीएनए में डलवा रहे हैं उस होस्ट के अंदर, तो उसको पार्ट बनाना पड़ेगा हमें क्रोमोसोम का, ताकि हमारे पास रेप्लिकेशन उस डीएनए के साथ साथ होती रहे, जो मैं चाहती हूँ।
ठीक है। अगर मान लो आपने बाहर कहीं भी छोड़ दिया तो हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं बन के आएगा जो कि मैं चाहती थी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, हमें जो फॉरेन डीएनए है उसको पार्ट बनवाना पड़ेगा क्रोमोसोम डीएनए का। ठीक है, तो सुनो, एलियन पीस जो हमने दिया डीएनए का वो तब तक मल्टीप्लाई नहीं करेगा जब तक हम उसको प्रोजेनी की सेल के अंदर नहीं डालेंगे। ठीक है, यानी कि मुझे उसको जीनोम में डलवाना पड़ेगा तभी वो जाके मल्टीप्लाई करेगा और इनहेरिट होगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन होस्ट डीएनए के साथ में। ठीक है, यानी कि हमें एलियन पीस ऑफ द डीएनए है उसको क्रोमोसोम का पार्ट बनाना पड़ेगा तभी जाके वो रेप्लिकेट कर पाएगा। क्लियर। अब क्रोमोसोम के अंदर भी एक पर्टिकुलर, मानो ये आपके पास यहाँ पे वो जगह है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, तो इस जगह को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे पास क्रोमोसोम के अंदर कुछ डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बैठ जाती है। ठीक है, यही रिस्पांसिबल होता है कि कहाँ से रेप्लिकेशन हमें स्टार्ट करवानी है। तो इसलिए अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो एलियन डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डलवाया मैंने कि वो वही प्रोडक्ट निकाल के दे, है ना, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे क्रोमोसोम का पार्ट बनाना पड़ेगा तभी जाके वो ऐसा कर पाएगा। अब क्रोमोसोम का पार्ट बना दिया तो उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के यहाँ पे भी बिठाना पड़ेगा तभी वो रेप्लिकेशन कर पाएगा। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या होगा, एलियन पीस ऑफ डीएनए डलवा दिया क्रोमोसोम के अंदर, इससे वो रेप्लिकेट करेगा और खूब सारी कॉपी बनाएगा बनाएगा बनाएगा, इसको बोलते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब क्या, फोटोकॉपी हो रही है। ठीक है, आइडेंटिकल कॉपीज बनती जाएंगी उस डीएनए की, इसी को हम बोलेंगे जीन क्लोनिंग। ठीक है, आप देखते हैं पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना आर्टिफिशियली। तो सुनो, सबसे पहले तो हमें जीन लेना पड़ेगा जो कि हम चाहते हैं। तो हमने क्या किया, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवाया। कैसे, हमने एक लिंक किया एक जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। किसका था, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का। तो पहले याद रखोगे हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जो कि सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का है। क्लियर। अब हम क्या चाहते हैं, सुनो इस चीज़ को कैसे समझोगे। मान लो आपके पास यहाँ पे क्या बैठा है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये रहा। क्लियर, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का। अब मैं चाहती हूँ ई कोलाई के अंदर उसको डलवाना। क्लियर। अब ये चीज़ अपने आप तो जाएगी नहीं इसके अंदर, तो मुझे कुछ ना किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी जिसे कहते हैं वेक्टर्स। ठीक है, या फिर बोलोगे प्लाज्मिड। तो सुनो, हम यहाँ का रीजन कट करवाएंगे सीजर के थ्रू, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं उसको। ठीक है, अब जैसे ही मैंने रीजन कट करवा दिया तो इसको मैं यहाँ पे बिठा दूंगी। क्लियर। अब ये वेक्टर इसके होस्ट की बॉडी के अंदर चला जाएगा, ये रहा। अब इससे क्या होगा, ये आगे जाके रेप्लिकेट करेगा, क्लोनिंग करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने पहली बार ये चीज़ें बनवाई थी। तो वही जो अभी ऊपर मैंने पढ़ाया था सेम वही चीज़ है। तो सुनो, हमने क्या किया, प्लाज्मिड यूज़ किया। प्लाज्मिड होता है वेक्टर जो कि क्या होता है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब देखो ये यहाँ पे तुम्हारा मान लो ये डीएनए है, इसके बाहर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, वही होता है हमारे पास प्लाज्मिड। ठीक है, इसके बाद 1972 में आए हमारे पास कोहन और बोयर। उन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को। कैसे किया, पहले उसको कट किया डीएनए को, उस जो पीस था डीएनए का, ठीक है, प्लाज्मिड के अंदर से, जिसके पास कैपेबिलिटी थी कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आगे कैरी कर सकता है। ठीक है, अब ये जो मैंने जो डीएनए कट किया है वो आखिरकार किसके थ्रू हो पाया है, तो वो हमारे पास होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू, यानी मॉलिक्यूलर सीजर्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो हमने मॉलिक्यूलर सीजर का यूज़ किया जिसकी वजह से हमारे पास डीएनए कट हो पाया। अब इस कट पीस ऑफ डीएनए को मैं लिंक करवा दूंगी प्लाज्मिड डीएनए के साथ में। अब इसी प्लाज्मिड डीएनए को हम बोलेंगे वेक्टर्स। ठीक है, जो कि हमारे इस डीएनए को आगे ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प करेगा होस्ट बॉडी के अंदर। जैसे कि हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा था कि मलेरिया हो रहा था वहाँ पे, कैसे मॉस्किटो था ना जो, वो वेक्टर की तरह काम कर रहा था, जिसकी वजह से मलेरिया पैरासाइट ट्रांसफर होते ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसी तरीके से प्लाज्मिड भी हम यूज़ करेंगे वेक्टर्स की तरह, जो कि फॉरेन डीएनए को, एलियन डीएनए को होस्ट बॉडी के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, अब सुनो, हमने बेसिकली चीज़ें कटवा तो दी, डीएनए को हमने कट तो कर दिया, अब ये जुड़ेगा कैसे। तो मानो ये वेक्टर्स वगैरह हैं तुम्हारे, यहाँ पे मैंने वो जीन लिंक किया है, तो इसको हम जुड़वाएंगे किससे, तो वो होता है डीएनए लाइगेज के थ्रू। ठीक है, सो डीएनए लाइगेज हमारा क्या करेगा, जोड़ने की मदद करेगा, और मॉलिक्यूलर सीजर क्या करेंगे, उसको एक तरीके से कट करने में हेल्प करेंगे डीएनए को। ठीक, सो हमने जो लिंक करवाया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, वो किससे करवाया, प्लाज्मिड वेक्टर के साथ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। क्लियर। अब ये क्या करता है, हमारे पास दोनों एंड्स को जोड़ देगा जहाँ से कट लगा था, जिसकी वजह से एक न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसकी जो कि हमने इनविट्रो करके बनाया है, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस डीएनए को मैं ट्रांसफर करवा दूंगी इस शरीचे कोलाई के अंदर। ठीक है, जो कि हमारा सेम एग्जैक्टली सैल्मोनेला की तरह होता है। अब ये रेप्लिकेट करेगा अपने होस्ट और डीएनए को यूज़ करके, आगे सेम कॉपीज़ बनाता जाएगा, जिसकी वजह से क्लोनिंग हो जाएगी हमारे पास, इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। अब देखते हैं 3 बेसिक स्टेप कौन कौन से हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर। सबसे पहले वो चीज़ ढूंढो जिसको आप चाहते हो कि मेरे को ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी है, यानी डिज़ायरेबल जीन को पहले ढूंढो। उसके बाद इसको इंट्रोडक्शन करवा दो, कहाँ पे, होस्ट बॉडी के अंदर। फिर आप ये भी देखोगे क्या वो होस्ट के अंदर रेप्लिकेट कर भी रहा है, क्या वो मल्टीपल कॉपीज़ उसके आगे इनहेरिट हो भी रही है, नहीं हो रही है। तो मेंटेनेंस देखोगे आपकी, जो डीएनए आपने डलवाया होस्ट के अंदर, क्या वो ट्रांसफ़र हो भी रहा है प्रोजेनी के अंदर या फिर नहीं हो रहा। क्लियर।